संगोष्ठियों के माध्यम से हम ये सभी समारोह कर रहे हैं। इस कारण से हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अंतर्जालीय माध्यम से ही हमें अपना उद्बोधन संबोधन प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रथम वाचिक स्वागत करने के पश्चात मैं आपके भी प्रतिनिधि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के ही कुलगुरु, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी का औषधीय पादप के माध्यम से स्वागत करने हेतु मैं हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रसूनदत्त सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि औषधीय पादप के माध्यम से कौन सा है ये बहुत सी जड़ी बूटियों का 36 मसालों का क्या बात है। अच्छा बैठिए इस चाणक्य परिसर के निदेशक हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी। मैं आपके स्वागत के लिए ही मैं हमारे केंद्र के समन्वयक डॉक्टर श्याम कुमार झा जी से अनुरोध करूंगा कि नीम के पादप से आपका स्वागत करें। जैसा कि इस केंद्र की स्थापना जिन उद्देश्यों के साथ की गई है उसके विषय में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में, विशेष रूप से आर्ष परंपरा में योग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ऋषियों ने वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि का जो दर्शन किया है, उसका अनुसंधान किया है, वह समाधिस्थ होकर, योगारूढ़ होकर ही किया है। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान के नाम से योग का ही वर्णन है। पातंजल योग दर्शन में उसी योग का स्वरूप वर्णित है। सांख्य दर्शन में वही योग वर्णित है। पूर्व मीमांसा आदि दर्शनों में उसी कर्म योग की व्याख्या है। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में वही ब्रह्म योग के स्वरूप में विख्यात है। रामायण पुराण आदि में वही भक्ति योग है और महाभारत के सबसे महनीय अंग श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय उसी योग के स्वरूप को वर्णित करता है। और आयुर्वेद, जो कि एक ही दार्शनिक परंपरा के दो भिन्न स्वरूप हैं, उसमें वह दोनों के दोनों विज्ञान है। आज की आधुनिक परंपरा में तो इसे सिस्टर साइंस कहा जाता है। आयुर्वेद को योग का एक सिस्टर साइंस के रूप में इसे ख्याति प्राप्त है। और कोरोना काल में जब संपूर्ण विश्व इससे प्रताड़ित हो रहा था, तो इन दोनों योग एवं आयुर्वेद, भारतीय इस पद्धति का जो संपूर्ण विश्व में दोबारा प्रचार प्रसार हुआ है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय कुलगुरु महोदय ने इस केंद्र की स्थापना की है। हम बार बार अपने आप को कृतकृत्य महसूस करते हैं। इसी उद्देश्यों को आप सभी के सामने स्पष्ट करने के लिए मैं हमारे केंद्र के समन्वयक डॉक्टर श्याम कुमार झा जी को आमंत्रित करता हूं। इस केंद्र का सामान्य परिचय हम सभी के समक्ष उपस्थापित करें। डॉक्टर श्याम कुमार झा जी। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागे यथा पूर्वं संजानाना उपासते। सबसे पहले मैं महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र की स्थापना की परिकल्पना और उसको मूर्त रूप देने के लिए अपने कुलगुरु प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा सर को हृदय से उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। उनकी दृष्टि कितनी व्यापक है और उसी व्यापकता का परिणाम है कि विभिन्न केंद्रों की स्थापना हुई और ये आयुर्वेद एवं योग केंद्र के माध्यम से सर से हमारी प्रारंभिक बातचीत भी हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे शास्त्रों में जो साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं, उसको जो आयुर्वेद एवं योग में वर्णित है, उसको कैसे सामने लाना है, इसके लिए एक केंद्र की परिकल्पना सर ने की और आज उसके उद्घाटन के माध्यम से वह दिन आया है जब वो परिकल्पना साकार रूप धारण कर रहा है। मुझे समन्वयक के रूप में एवं आज के मंच संचालक डॉक्टर विश्वेश जी को सह समन्वयक के रूप में दायित्व देने के लिए मैं सर को हृदय से सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और
मेरी कोशिश होगी कि इस केंद्र के माध्यम से, जैसा स्वागत करते हुए संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुंदर सिंह जी ने भी कहा, कि हम इस केंद्र को काफी दूर तक ले जाएंगे। मेरा मानना है कि आज उद्घाटन कार्यक्रम है, बहुत अधिक कहने पर मैं विश्वास नहीं करूंगा या करता हूं। इसका एक ऐसा स्वरूप साकार हो कि आने वाले 1 वर्ष बाद ये केंद्र के द्वारा लगाए गए औषधीय पादप और केंद्र के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां हो जिससे आम जनमानस और साधारण छात्र साक्षात रूप से उस केंद्र से जुड़ सके, और उनके जीवन में यदि थोड़ा भी कुछ परिवर्तन अगर हो पाएगा, तब मैं समझूंगा कि इस केंद्र की सार्थकता सिद्ध होगी। मालूम है योग के बारे में भी चर्चा हुई। मेरा कुछ काम डॉक्टर विश्वेश ने आसान किया है भूमिका के रूप में कह के। हम लोग जानते हैं राजा जनक का उदाहरण। राजा होने के साथ साथ योग और सिद्धि उनकी कैसी थी, अर्थात मनःसिद्धि जब हो तो फिर बाकी जो चीजें हैं, आपके पर्यावरण और आपके आसपास क्या हो रहा है उसका आपके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता। उस कहानी को मैं विस्तारित कहना आवश्यक नहीं समझता हूं, आप सबको मालूम है। तो उसी तरह से हमारे मन में अभी चंद तरह का जो विचलन है, हमारा मन विविध डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, चाहे अनचाहे। उसमें योग और आयुर्वेद इन दोनों की महती भूमिका है। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए परम पूज्य स्वामी कर्मवीर महाराज जी और डॉक्टर रघुराम भट्ट जी उस संस्थान से आते हैं, सुश्रुत आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रशांत कुटीर और प्रशांत निलयम के रूप में, जो बेंगलुरु की पहाड़ी पे प्रसिद्ध है, जहां देश के बहुत बड़े सुनाम धन्य लोग वहां जाके चिकित्सा कराते हैं और मनःसिद्धि प्राप्त करते हैं। मुझे स्वयं वहां जाकर रहने का अवसर मिला था। उसी तरह का एक छोटा परिवेश क्यों ना अपने विश्वविद्यालय के मूल प्रांगण में, कैंपस में, बनकट में हम बनाएं, और इसमें कुलपति जी का सहयोग प्राप्त होगा। और मेरी एक भावना है कि आने वाले समय में इस केंद्र के द्वारा लगाए गए औषधीय पादप जब थोड़े बड़े होंगे तो कभी कुलपति जी को वहां फिर से हम लोग बुलाएंगे। जिस स्थान पे होंगे पादप जब बड़े होंगे, अर्थात 10 वर्ष बाद, 8 या 10 वर्ष बाद, और उसकी छाया में बैठ के हम लोग उस केंद्र को साकार होता हुआ देखेंगे। दूसरी चीज, जो आयुर्वेद, अभी एलोपैथिक पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है। सामान्य छोटी मोटी कोई भी समस्या होती है उसको लेके हम एलोपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में ऐसी विविध वनस्पतियां हैं जो हमारे आसपास ही विद्यमान है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर विद्यमान है, जूलॉजी बॉटनी के प्रोफेसर हैं। इन लोगों की मदद से, जैसा कुलपति महोदय बार बार हमसे कहते हैं कि इंट्राडिसिप्लिन, विविध विभागों के साथ मिलकर कुछ परिकल्पना को साकार करो, तो ये केंद्र अकेले केवल आयुर्वेद केंद्र नहीं, केवल संस्कृत विभाग के सहयोग से केंद्र आगे नहीं बढ़ेगा। सभी विभागों का सहयोग, विशेषकर विज्ञान और जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से इस केंद्र को हम कुछ ऐसा मुकाम देना चाहते हैं ताकि सामान्य चीजों को लेके जो हम एलोपैथिक पर इतने डिपेंडेंट हैं, उसको हम आयुर्वेद के पादपों के माध्यम से और अपने कैंपस में वो जो पादप विकसित होंगे उनके द्वारा हम कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं क्या। और फिर योग के द्वारा कुछ ऐसा वर्कशॉप को साकार करने की हमारी परिकल्पना है जिसमें विश्वविद्यालय के सभी छात्र उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसके द्वारा उनकी मन शांति होगी। बार बार कई बार हम लोगों से, संस्कृत के अध्यापकों से, दूसरे लोग, समाज के लोग, विविध विषयों के लोग पूछते हैं कि संस्कृत पढ़ने से लाभ क्या। मैं एक सीधा सा, बहुत साधारण भाषा में उत्तर देता हूं कि यदि मन शांति आवश्यक है आज के जीवन में, तो मन शांति तो संस्कृत पढ़ने से ही मिलनी है। गीता के कर्म योग के द्वारा मन शांति हमको प्राप्त होनी है, जिसमें कर्म भी है और फिर मन की शांति भी है, और वही पातंजल योग दर्शन के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा हम उसको साकार करेंगे। अधिक न बोलते हुए मैं आशा करता हूं कि ये केंद्र आने वाले समय में कुछ सृजनात्मक भूमिका निभाएगा, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गीता का वह श्लोक मुझे याद पड़ता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन।
केवल योग एवं आयुर्वेद केंद्र से किसी शरीर की हम सुरक्षा करेंगे, शरीर का संवर्धन करेंगे या शरीर को स्वस्थ रखेंगे, केवल ये नहीं है, वह मानसिक, वाचिक एवं कायिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य के दृष्टि से इस रूप में इनको एक ही दार्शनिक पृष्ठभूमि से संबंधित विज्ञान माना जाता है। अब मैं इस क्रम में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रघुराम भट्ट जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे आकर हमारे समक्ष अपना उद्बोधन रखें। इस केंद्र की क्या भावी योजना हो सकती है, क्या स्वरूप हम रख सकते हैं, इन विषयों पर कुछ प्रकाश डालने का, हमें निर्देशित करने का कृपा करें। डॉक्टर रघुराम भट्ट जी। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। सर्वप्रथमं मुजफ्फरनगरस्थस्य महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठस्य संस्थापकानां स्वामिनां कर्मवीरजी महाराजानां पदकमलयोः प्रणम्य अहम् अत्र किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करोमि। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा वर्य, आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी महोदय, आदरणीय प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह महोदय संस्कृत विभागाध्यक्षः, आदरणीय श्याम कुमार झा महोदय, डॉक्टर विश्वेश वाग्मी महोदय तथा अत्र सम्मिलिताः प्रत्यक्षरूपेण तथा परोक्षरूपेण ये अत्र सम्मिलिताः सन्ति, सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। यतः एषः कार्यक्रमः महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन आयोजितः अस्ति, अतः अत्र संस्कृतेन संभाषणं प्रस्तुतम् इति अहं चिन्तयामि। तस्मात् कारणात् यावत् शक्यं तावत् सरलसंस्कृतेन अहं संभाषणं करोमि, तथैव यत्र यत्र आवश्यकं तत्र हिंदी भाषां वा आंग्लभाषां योजयिष्यामि। अत्र महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य मोतिहारीस्थस्य संस्कृत विभागेन महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्रं स्थाप्यमानमस्ति। तदत्यन्तं योग्यं पदम् अस्ति। संस्कृतस्य शास्त्राणि, संस्कृते विद्यमानानि शास्त्राणि बहूनि सन्ति, किन्तु तत्र प्रायोगिकं शास्त्रम् इत्युक्ते इदानीं प्रचलने ये सन्ति तेषु ज्योतिषम्, आयुर्वेदः, योग एवं केचन एव प्रायोगिकशास्त्राणि, कानिचन एव प्रायोगिकशास्त्राणि सन्ति। तानि प्रायोगिकशास्त्राणि इतोपि अभिवृद्धिपथं गच्छेयुः इति धिया अथवा इति विषयं मनसि निधाय कुलपति महोदयेन यत् उद्यमम् इदानीम् आदिष्टमस्ति तस्य अनुसरणं संस्कृत विभागाध्यक्ष महोदयेन तथैव श्याम कुमार झा महोदयेन क्रियमाणम् अस्ति। तदत्यन्तं श्लाघनीयम्। यतः एतादृशरूपेण संस्कृतस्य, योगस्य, आयुर्वेदस्य वर्धनं करणीयं। यथा प्रारम्भे एव पतञ्जलेः स्तवनं कृतं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि इति। तत्र संस्कृतस्य, योगस्य, आयुर्वेदस्य एतेषां त्रयाणाम् अपि अधिकारी अथवा आधिकारिकरूपेण यः स्थितः अस्ति सः एव पतञ्जलिः। पतञ्जलि महर्षिः एकः एव तादृशः अस्ति यः त्रिषु अपि विषयेषु
ग्रन्थान् विरचितवान्, सामान्य ग्रन्थान् न विशिष्ट ग्रन्थान् विरचितवान्। तत्र वयं जानीमः संस्कृते पतञ्जल महाभाष्यम् अत्यन्तं प्रसिद्धं। योगे पतञ्जल योगसूत्रमेव प्रधानतमम्। आयुर्वेदे चरकसंहितायाः रचनं पतञ्जलि द्वारा कृतम् इति उच्यते। पातञ्जल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते इति चरकसंहितायाम् उच्यते। तथा तत्र चरकसंहिता अपि पतञ्जलिना तत्र रचिता इत्यपि उच्यते। तथा त्रिषु अपि विषयेषु पाण्डित्यं पतञ्जलेः आसीत्। अतः पतञ्जलिः अस्माकं कृते आदर्शः पुरुषः भवति, आदर्शः महर्षिः अपि भवति। एतत् केन्द्रं यदत्र आरब्धं विशिष्टं केन्द्रम् अस्ति। अहं चिन्तयामि एतादृशकेन्द्राणि अन्यत्रापि भवेयुः, येन संस्कृते विद्यमानानां शास्त्राणाम् अभिवृद्धिः भवेत्। इदानीं संस्कृतभाषायाः संवर्धनार्थं संस्कृतभारती अथवा संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानम् अथवा अन्ये ये संस्कृतार्थं समर्पिताः याः संस्कृतार्थं समर्पिताः संस्थाः सन्ति, ताः सर्वाः प्रयत्नं कुर्वत्यः सन्ति। किन्तु इतोपि एकैकं शास्त्रं स्वीकृत्य शास्त्रस्य आन्तं गत्वा शास्त्रस्य प्रतिपादनं कर्तुं जनाः सिद्धाः भवेयुः, तस्य आवश्यकता अस्ति। तदर्थं विश्वविद्यालयेन आरब्धम् एतत् केन्द्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। एतस्य अभिवृद्धिः अग्रे कोर्स् रूपेण भवेत्। योग कोर्स् पृथक् भवेत्, आयुर्वेद कोर्स् अपि पृथक् भवेत् विश्वविद्यालयद्वारा, येन छात्राः अधिकाधिकं योगविषये, आयुर्वेदविषये, संस्कृतविषये ज्ञातुं शक्नुयुः। संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानद्वारा इदानीं प्रस्तुतं आयुर्वेदद्वारा संस्कृतम् अथवा आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम्, योगस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम् इत्यादि पुस्तकानां रचना कृता अस्ति। येषां पुस्तकानां माध्यमेन सामान्यजनाः आयुर्वेदं संस्कृतद्वारा पठितुं शक्नुवन्ति, आयुर्वेदज्ञाः संस्कृतम् आयुर्वेदद्वारा पठितुं शक्नुवन्ति, योगज्ञाः संस्कृतं योगद्वारा पठितुं शक्नुवन्ति, भगवद्गीताद्वारा पठितुं शक्नुवन्ति। ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति ते योगद्वारा भगवद्गीताद्वारा संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति। एवं सरलरूपेण आधुनिकशैक्षिकपद्धतिं स्वीकृत्य तत्र पुस्तकानां रचना कृता अस्ति। तानि पुस्तकानि विशेषतया भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। learnsanskrit.online इति ऑनलाइन माध्यमेन तत् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अहम् अग्रे अत्र चैट मध्ये तत् उट्टङ्कनं करिष्यामि, भवन्तः तत् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तस्य आरम्भः, तस्य कोर्स् आरम्भः अत्र अपि कर्तुं शक्यते, अस्मिन् विश्वविद्यालये अपि कर्तुं शक्यते। एवं प्रारम्भं कृत्वा अग्रे एकः पृथक् विभागः, योग आयुर्वेद विभागः विश्वविद्यालये भवेत्, येन योग आयुर्वेदस्य प्रचारः अत्यन्तं प्रभावी रूपेण न केवलं बिहार राज्ये अपितु समग्रे देशे, समग्रे विश्वे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा भवेत् इति अहम् आशासे। आयुर्वेद विषये किञ्चित् वक्तव्यम् इत्यपि श्याम कुमार झा महोदयेन निवेदितं। तस्मात् कारणात् किञ्चित् अहं 10 निमेषं यावत् आयुर्वेद विषये अत्र वदिष्यामि। तत्र भागत्रयम् आयुर्वेदस्य मौलिकसिद्धान्ताः पंचकर्माणि इति आयुर्वेदे यानि उक्तानि सन्ति तानि कानि, तथैव आयुर्वेदीय औषधसस्यानि कथं
निरोगी भवितुम् अस्माभिः आयुर्वेदीय आहारपद्धतिः आयुर्वेदीय औषधानि स्वीकरणीयानि आयुर्वेद जीवनपद्धतेः अनुसरणं करणीयम् इति विषये किञ्चित् वदिष्यामि। आयुर्वेदः एकं शास्त्रं, वयं वदामः योगः दर्शनं दर्शनशास्त्रं, तथैव आयुर्वेदः सप्तमं दर्शनम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः, अथवा आयुर्वेदः पञ्चमवेदः इत्यपि उच्यते। तावत् प्राधान्यम् आयुर्वेदस्य कृते अस्माकं पूर्वजाः दत्तवन्तः। तस्मात् आयुर्वेदस्य मौलिकसिद्धान्तः कः इति वयं चिन्तयामश्चेत्, यथा भवन्तः सर्वे संस्कृतज्ञाः जानन्ति, सांख्यदर्शनम् एव, दर्शनानि एव, सांख्यं दर्शनं, न्यायदर्शनं, योगदर्शनम् आयुर्वेदस्य मौलिकसिद्धान्तानां रचनायां प्रधानतमाः भवन्ति। तत्र पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः एव अत्यन्तं प्रधानः। पंचभूतानि पृथिवी तेजो वायु आकाश, एतानि पंचभूतानि, पंचभूतानाम् आधारेणेव समग्रं लोकं निर्मितं। तत्र मनुष्यः पुरुषः अपि अंतर्भूतः। अतः पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः सर्वत्र स्वीकृतः। आयुर्वेदस्य अधिष्ठानम् अपि पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः एव। अतः वयं प्रथमं सिद्धान्तम् आयुर्वेदस्य पाञ्चभौतिकसिद्धान्तः इत्येव स्वीकुर्मः। द्वितीयः सिद्धान्तः लोकपुरुषसिद्धान्तः अथवा लोकपुरुषसाम्यवादः। लोक इत्युक्ते यूनिवर्स्, लोग, पुरुषः इत्युक्ते मनुष्यः अथवा पुरुषतत्त्वं। लोकस्य पुरुषस्य साम्यम् अस्ति। कथम् इत्युच्यते, तत्र लोके श्लोकः आयुर्वेदे अस्ति, विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा धारयन्ति जगद्देहं कपपित्तानिलास्तथा इति। तन्नाम विसर्ग आदान विक्षेप। विसर्गः इत्युक्ते शक्तेः विसर्जनं, विसृजनम् इत्युक्ते शक्ति उत्पत्तिः, शक्ति को उत्पन्न करना अपने शरीर में। विसर्गः, आदानम मीन्स शक्ति को लेना। सूर्य जब आदान काल में बहुत तीक्ष्ण रहता है, तदानीं सः शक्तिं, मनुष्याणां शक्तिं स्वीकरोति। विक्षेपः इत्युक्ते तत्र तत्र प्रक्षेपः अथवा क्षेपण करना। एवं एते त्रयः अंशाः अथवा एतानि त्रीणि कार्याणि प्रत्येकं सोमस्य, सूर्यस्य, अनिलस्य च भवति। सोम इत्युक्ते चन्द्रः। चन्द्रः शक्तिं विसृजति, सः शीतलः भवति। सूर्यः शक्तेः आदानं करोति अथवा शक्ति को निकालता है, शक्ति को घटाता है। अनिलः शक्तेः विक्षेपणं करोति। एवं एते त्रयः विसर्गादान विक्षेपैः सोमसूर्यानिलाः यथा जगत् धारयन्ति, एतत् लोकं धारयन्ति, तथैव कफ पित्त अनिलाः शरीरं धारयन्ति। शरीर में कफ सोम का रिप्रेजेंट करता है और पित्त सूर्य का रिप्रेजेंटेशन करता है, और कफ ये अनिल और वायु ये अनिल का रिप्रेजेंट करता है। तो whatever is there in the outside world, in the universe, is there in the inside also. What is there in the macrocosm is there in the microcosm is also. This सिद्धांत, एषः सिद्धान्तः एव आयुर्वेदस्य मौलिकसिद्धान्तः। अतः एनर्जी अथवा वायुः, रेडियंस और अग्नि, तथैव बॉन्डेज अथवा कफः। एवं वातपित्तकफानां तत्र सृजनम् अभवत्। वातपित्तकफानां स्वीकृतिः पंचभूतसिद्धान्तः स्वीकृतः। एवं त्रिदोषसिद्धान्तः तत्र उत्पन्नः। त्रिदोषसिद्धान्ताः वातपित्तकफयुक्ताः। एते त्रिदोषाः वातपित्तकफाः। वातपित्तकफानाम् आधारेण एव आयुर्वेदः, समग्र आयुर्वेदशास्त्रं लिखितम् अस्ति। तत्र प्रधानतया त्रयोदश अंशाः
त्रयः वात पित्त कफाः अनन्तरं सप्त धातवः रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्राणि तथैव त्रिमलाः मूत्र शकृत् स्वेदः। एवं 13 अंशाः विशेषतया आयुर्वेदे चर्चिताः। एतेषाम् एव समतोलनम् अथवा एतेषां प्रकृतिः स्वास्थ्यं विकृतिः अस्वास्थ्यम् इत्युच्यते। तन्नाम आयुर्वेदस्य प्रधानतम उद्देशद्वयं तत्र स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनं। स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् एतेषां 13 अंशानां समतोलनेन समस्थितौ स्थापनेन वयं स्वास्थ्यं प्राप्नुमः। यदा एतेषां 13 अंशानां समतोलनं नष्टं भवति तदा अस्वास्थ्यं भवति, तदेव अस्वास्थ्यम् इत्युच्यते। अतः अत्यंत सरलरूपेण आयुर्वेदस्य सिद्धान्तम् अत्यंत संक्षेपेण एवं वक्तुं शक्नुमः। तर्हि एतस्य स्वास्थ्यस्य अनुवर्तनं रक्षणं करणीयं। स्वास्थ्यस्य रक्षणं करणीयं चेत् किं करणीयम्? अस्माभिः आयुर्वेदोक्तरीत्या जीवनं करणीयम्। आयुर्वेदे दिनचर्या ऋतुचर्यादिकम् उक्तम् अस्ति। कथम् अस्माभिः प्रातःकाले ब्राह्ममुहूर्ते उत्थाय इत्युक्ते 4:30 5:30 4:30 to 5:30 in the morning वयं यदि उत्थाय अस्माकं दिनचर्यादिकं कृत्वा योगासनादिकं तत्रापि कृत्वा व्यायामादिकं कृत्वा अभ्यङ्गं कृत्वा यदि वयम् अस्माकं दिनचर्याम् आयुर्वेदरीत्या कुर्मः तथैव ऋत्वनुसारम् अस्माकम् आहारे विहारे भोजने शयने इत्यादिषु परिवर्तनं ऋत्वनुसारम् आवश्यकतानुसारं करिष्यामः तदा वयं निरोगिणः तिष्ठामः। इत्युक्ते we have to follow Ayurvedic lifestyle in order to maintain our health. तथैव यदा वयं रुग्णाः भवामः इत्युक्ते रोगिणः भवामः रोगपीडिताः भवामः तदा अस्माभिः औषधस्वीकरणं करणीयं। रोगकारणं यदस्ति निदानम् इति वदामः, रोगनिदानस्य परिवर्जनं करणीयं। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम् इत्युक्तम्। यदि वयं रोगनिदानस्य परिवर्जनं कुर्मः, रोगस्य कारणं किम् इति ज्ञात्वा तादृशस्य आहारस्य विहारस्य त्यागं कुर्मः तदा एव 50% of the रोगः disease is being cured. तदनन्तरम् औषधसेवनं तत्र कथं करणीयम्? औषधसेवनम् अस्माभिः प्रथमं औषधसेवनात् पूर्वम् एकम् अंशम् अहं वक्तुम् इच्छामि। स्वास्थ्यरक्षणे रसानाम् उपयोगः अस्माभिः ज्ञातव्यः। सः एव रससिद्धान्तः। रसाः स्वादु अम्ल लवण तिक्त कटु कषायाः एवं षड्रसाः। षड्रसानां भोजनं करणीयं। सर्वदा सर्वरसाभ्यासः बलकराणाम् इति आयुर्वेदे उक्तम् अस्ति। किन्तु अधिकतया मधुरप्रायं भोक्तव्यम् इति उक्तम्। मधुररसः इत्युक्ते केवलं शुगर अथवा चीनी का प्रयोग नहीं। तत्र मधुररसयुक्त द्रव्याणि गोधूमः अथवा शाली राइस और वीट एते सर्वे मधुररसयुक्त द्रव्याणि, एतानि सर्वाणि मधुररसयुक्त द्रव्याणि एव। तेषाम् उपयोगः अधिकतया करणीयः। एवं सर्वरसाभ्यासः यदा शरीरे एकं विशेषतया अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अत्र कुर्वते हि रुचिं दोषा विपरीत समानयोः वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यबुधास्तु न। इट्स टोल्ड यथा शरीरे यदा वातपित्तकफाः प्रवृद्धाः भवन्ति, वातपित्तकफेषु अन्यतमाः, एनी वन among them or 2 or 3 together, if they are aggravated, they will show their own symptoms. तेषां स्वलक्षणानि दर्शयन्ति। यदा स्वलक्षणानि दर्शयन्ति तदा वयं तस्य विरुद्धगुणस्य इच्छां कुर्मः। We will like the opposite thing. If vata is increased by taking katu tikta kashaya rasas, then we will have like towards madhura amla lavana rasas, which mitigate or which will decrease vata. So this is for example.
if we understand that what to eat, what not to eat, when to eat, how to eat, then we will not be afflicted with any disease. The same way, when yada vayam rogena piditaah bhavamah, tada tatra dvaividyam shodhanam shamanam iti औषधद्वयम्. शोधनम् इत्युक्ते विशेषतः पञ्चशोधनानि पञ्चकर्माणि इति यदा आयुर्वेदे उक्तं तानि पञ्चशोधनानि यथा वमनं विरेचनं नस्यं कषायबस्ति अनुवासनबस्ति इति पञ्चकर्माणि. तत्र यदा अनुवासनबस्तिं त्यक्त्वा रक्तमोक्षणं लीच् द्वारा, जलौकाद्वारा, जोंक् द्वारा यदा कुर्मः अथवा अन्य विधानद्वारा कुर्मः तदा रक्तमोक्षणम् इति भवति. एवं पंचकर्माणि आयुर्वेदे उक्तानि. एतेषां पंचकर्माणां पूर्वकर्मभिः सह, पूर्वकर्माणि इत्युक्ते तत्र स्वेदनं, स्नेहनं, तैल उपयोगः, तैलाभ्यङ्गः अथवा घृतपानम् इत्यादि स्नेहनेषु भवति. अनन्तरं स्वेदनं, स्वेदनम् इत्युक्ते विविध फर्मेण्टिङ्ग् आर् स्टीम् बात् इति यद् वदामः, स्वेट्टिङ्ग् थेरपीस् तत् कुर्मः. तदनन्तरं वमनम् अथवा एमेटिक्स् अथवा वान्ति कारणं कुर्मः. विरेचनं, नस्य अथवा बस्ति इत्यादिकानि कर्माणि वयं कुर्मः. तानि कर्माणि पञ्चकर्माणि इत्युच्यन्ते. शमन औषधिषु विशेषतः आयुर्वेदीय औषधसस्यानाम् उपयोगः भवति. तत्र न केवलम् आयुर्वेदे औषधीयसस्यानि उपयुज्यन्ते, अपि तत्र विशेषतया औषधानाम् आकराणि अथवा औषधानां मूलवस्तूनि एनिमल् अथवा सस्यजन्यं, प्राणिजन्यं तथैव भूमिजन्यं, तदेव जंगम औद्भिद पार्थिवम् इत्युच्यते. तत्र भूमिजन्यं मेटल्स् एंड मिनरल्स् रसशास्त्रम् इति विशेषतया तत्र भागः एव अस्ति. पुनः तत्र सस्यजन्यम् इत्युक्ते औषधसस्यानां, प्राणिजन्यं तत्र क्षीरं, पित्तम् अथवा नखाः इत्यादिकं. तथा तत्र विविध सोर्सेस् आफ् मेडिसिन्स् भवन्ति. तत्र विशेषतया आयुर्वेदे औषधसस्यानाम् उपयोगः भवति. आयुर्वेदसस्यानाम् उपयोगः इदानीं कोरोना सन्दर्भे विशेषतया सर्वैः ज्ञातम् आयुष्क्वाथस्य उपयोगः. गृहे हरिद्रा दुग्धं, गोल्डन् मिल्क् इति यद्वदामः तस्य उपयोगं वयं कृतवन्तः. तथैव तुलसी काढा, एतत् अत्यन्तं प्रसिद्धं जातं. गुडूचि अथवा गिलोय् इत्यद् वयं यद्वदामः तस्य उपयोगः इदानीं समग्रे विश्वे जायमानः अस्ति. विशेषतया भारतसर्वकारेण सह अस्माकं राष्ट्रीय औषधसस्यम् इति स्वीकृतं गुडूचि. एवं औषधसस्यानाम् उपयोगः, औषधसस्यानां महत्त्वम् इदानीम् अत्यन्तम् अधिकं जायमानमस्ति. समग्र भारतीयाः, न केवलं भारतीयाः अपि तु समग्र विश्वस्य जनाः औषधसस्यानां विषये उत्सुकाः जायमानाः सन्ति. औषधसस्यानाम् उपयोगं कुर्वन्तः सन्ति. विशेषतया एकम् अंशम् अहं वक्तुम् इच्छामि. इदानीम् अत्यधिकं एक्स्पोर्ट् यद् भवति इत्युक्ते भारतीयं उपस्करम् इत्युक्ते स्पैसस् आर् बीइंग एक्स्पोर्टेड वेरी एक्स्पोनेन्शियली नौ. एतत् कारणं कोरोना काले यतः भारतीयाः वयम् अस्माकं प्रतिदिनस्य भोजने एतेषाम् उपस्कराणाम् उपयोगं कुर्मः, वेसवाराणाम् उपयोगं कुर्मः. तस्मात् कारणात् अस्माकम् इम्यूनिटी लेवल् तावत् उत्तमम् अस्ति. तस्य रोगनिरोधकशक्तेः अथवा व्याधिक्षमतायाः सम्पादनं वयम् अस्माकम् आहारविहारेण, आहारपद्धतिद्वारा एव प्राप्तवन्तः. तस्मात् कारणात् कोरोना तावत् रूपेण अस्मान् न अबाधत यथा अमेरिका मध्ये अथवा इंग्लैंड मध्ये जनान् अबाधत. अतः अस्माकं जीवनपद्धतेः एतत् वैशिष्ट्यम्, आहारपद्धतेः वैशिष्ट्यम्, अस्माकं जनजीवने आयुर्वेदः सहजतया अस्ति. आयुर्वेदः एकं पृथक् शास्त्रं नास्ति. आयुर्वेदः अस्माकं जीवनपद्धतिः. आयुर्वेदः औषधपद्धतिः केवलं न, आयुर्वेदः अस्माकं जीवनपद्धतिः. यदि वयं
अस्माकं जीवनपद्धतेः अनुसरणं कुर्मः, पाश्चात्यजीवनपद्धतेः अनुसरणम् अकृत्वा स्वकीयं भारतीयं जीवनपद्धतिं, स्वकीयं दिनचर्यां, ऋतुचर्याम्, आहारपद्धतिं यदि वयं स्वीकुर्मः, पुनरपि तस्मिन् वयं यदि लग्नाः भवेमः, तदा निश्चयेन वयम् अस्माकम् आरोग्यं पुनഃस्थापयितुं शक्नुमः। तस्यां दिशि एतादृशकार्यक्रमाः एतादृशरूपेण छात्राणां कृते आयुर्वेदविषये, योगविषये शिक्षणदानं, तेषाम् आयुर्वेदाध्ययनार्थं, योगाध्ययनार्थं प्रेरणं च अत्यन्तं श्लाघनीयं कार्यम्। एतादृशं कार्यं कृतवद्भ्यः विशेषतया कुलपति महोदयाय तथैव तस्य अनुचरेभ्यः, तस्य सहचरेभ्यः, सहकारिभ्यः सर्वेभ्यः महद्भ्यः अहं हृत्पूर्वकं प्रणामं करोमि। तथा अत्र भवद्भिः सह सम्भाषणं कर्तुं, भवतां परिचयं प्राप्तुं च अवसरं दत्तवते श्रीमते श्याम कुमार झा महोदयाय, कुलपति महोदयाय पुनः पुनः प्रणामं कृत्वा मम वचनानि समापयामि। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ प्राणी के स्वास्थ्य की परिरक्षा एवं रोगी प्राणी के विकार का प्रशमन, इस मूल सूत्र के आधार पर आयुर्वेद की महत्ता, उसका व्यापक क्षेत्र हम सभी के समक्ष उपस्थापित किया। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे आयुर्वेदिक जीवन पद्धति को अपनाने से हम अपने अंदर ला सकते हैं, इन शब्दों के माध्यम से मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूं। हम लोग निश्चित ही कृतकृत्य हैं आपके इस उद्बोधन से। अब मैं अधिक समय न लेता हुआ आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु एवं आयुर्वेदाचार्य परम पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज। संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, विश्व में भी आपके योग शिविर एवं आयुर्वेद के ज्ञान से जन जन आप्लावित है। पूरे भारत में आपको योग शिविर आयोजित होते रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जब विश्व में पहली बार योग पर एमए शुरू हुई थी, तो उस प्रथम बैच के, उस प्रथम सत्र के आप विद्यार्थी भी रहे हैं। ये एक विशेष बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। और हिमालय में रहकर बहुत दिनों तक संतों, योगियों के मध्य आपने योग पर अनुसंधान किया है और आज जन सामान्य के बीच में उसको प्रसारित कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बुलाना चाहता हूँ। कहा गया है कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। हमारे बीच में उपस्थित है आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज। आशीर्वाद प्रदान करें। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के अंदर महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं सभी इसका अध्ययन करेंगे और जिससे उनको अपने जीवन के बारे में संपूर्ण बोध होगा कि हमारी जीवन पद्धति क्या हो और हम कैसे जीवन यापन करें। योग की जहाँ तक बात आती है, जब हम योग का नाम लेते हैं तो महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग जैसी विधा मानव समाज को दी है वह अद्वितीय है। उसमें जब हम योग अभ्यास की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सांग योग हम अपने जीवन को कैसे समझें, जीवन से कैसे आवश्यक है। हम सभी भाई और बहनें देशवासी योग को पढ़ें, योग आरूढ़ हों और योग का अध्ययन करते हुए आप जीवन को योग में बनाएं।
यम और नियम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मैं कहा करता हूं, यदि हम पूरे विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना चाहते हैं, कोई भी किसी प्रकार का हथियार, ये आज जो हम विषैले हथियार देख रहे हैं, जितने भी अणु परमाणु बम हैं, इन सबसे हमें छुटकारा कैसे मिले? तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी विश्व के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो महर्षि पतंजलि की शरण में आए, क्योंकि महर्षि पतंजलि जब यम और नियम की बात करते हैं तो अहिंसा, पहले एक सूत्र आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अहिंसा के बारे में जब महर्षि पतंजलि लिखते हैं तो कहते हैं कि 81 प्रकार की हिंसा है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हिंसा हो रही होती है, और केवल उस हिंसा के भाव को योगी जान सकता है। योगी का हृदय बहुत सुकोमल हो जाता है और वो सभी जान लेता है कि मेरे जीवन में क्या मुझे करना है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये सारा बोध हमें मिल जाता है। समाज के अंदर शांति की स्थापना भी अष्टांग योग के द्वारा हो सकती है। और जितना भी हमारा वर्ग है, चाहे शिक्षक की बात करें या कोई राजनेता है या कोई भी किसी विभाग में कार्य करने वाला व्यक्ति है, यदि योग अभ्यास का अनुपालन करेंगे, जीवन में योग को धारण करेंगे, तो मैं समझता हूं वो कभी भी अनैतिक कार्य को नहीं कर सकता। हम एक बात कहा करते हैं कि यहाँ रामराज स्थापना हमें योग की शरण में पड़ेगा, महर्षि पतंजलि को फॉलो करना होगा। जब हम महर्षि पतंजलि को फॉलो करेंगे तो हमारे सामने अष्टांग योग होगा और हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो समाज के लिए अहित करो, समाज विरोधी या अनैतिक, नैतिक मूल्यों का कहीं हो रहा हो। कोई कार्य हम नहीं करेंगे जीवन में। ऋषि ने दी है, कहता हूँ महर्षि योग लगा जाता तो शायद बहुत बड़ा धन आज मिलता, लेकिन महर्षि पतंजलि क्योंकि ऋषि थे, आध्यात्मिक विद्या को कभी भी बेचा नहीं जा सकता, उसको हम पैसे से नहीं आंक सकते। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग हमारे जीवन का बहुत एक मूल्य ऐसा अंग है। हम शारीरिक रूप से कैसे हेल्दी, स्वस्थ हों, कैसे एक अच्छे राह बढ़े, तो ये सारे योग के द्वारा आज हम देखो विश्व के अंदर व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है। और आज एक बीमारी सबसे बड़ी फैली पूरे विश्व के अंदर, जिसको कहते हैं डिप्रेशन, मानसिक विकार। ये कोई इसका कोई कारण नहीं होता, व्यक्ति केवल छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर विचार करता हुआ और उसमें डूब जाता है, उसमें जाता है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसका कोई भी दुनिया में आज उपचार नहीं है। हम जब तक इसकी उपचार की बात करते हैं तो देखते हैं कि योग जैसी विधा जब हम करते हैं तो मन शांत, और जब मन शांत, कोई भी किसी विकार हमारे अंदर नहीं आता और हम एकदम शांत भाव में चले जाते, गहराई में उतर योग की। और ये योग हमें शारीरिक और प्रेरित करता है। हमें तो मैं हमारे बहन ने इसको सुन को योग में बनाया, क्योंकि योग हमारी जितनी भी शिक्षाएं हैं, विद्याएं हैं, वो सभी समाप्त हो जाती हैं। मान लीजिए आपने किसी ने डॉक्टर पीएचडी किया और हम 100 साल तक जी, हमारा जीवन शांत हो गया, शरीर तो छोड़ना ही होगा। लेकिन जैसे हम नया जीवन प्रारंभ करते हैं तो फिर हमको ABCD या A-A-I-E-U क्या सब पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन योग में ऐसा नहीं। आपने जहां से योग को छोड़ा था, जो भी आपने अर्जित किया और आपका शरीर शांत हो गया, शरीर को तो जाना ही एक दिन। तो जब भी हमारा नेक्स्ट जन्म हमको मिलेगा, हम योग को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहाँ छोड़ करके आए थे। तो मैं कहा करता हूँ कि योग ऐसी विधा है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता, मुक्ति पर्यंत हमारा साथ देती है। तो योग जैसी विधा को हमने विश्वविद्यालय में इसको लगा करके मैं समझता हूँ छात्रों पर बहुत बड़ा उपकार किया हमारे वीसी साहब ने, और मोदी जी ने तो इस विधा को पूरे विश्व के अंदर प्रचार प्रसारित कराया। आज UN भी इसको स्वीकार करता है और 21 जून का दिन हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये मोदी जी का प्रयास है जो आज भारत ही नहीं पूरा विश्व योग को सराह रहा और उसको फॉलो करता है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक ऐसी बीमारी देश में फैली जो आज भी छोटे रूप में है, जिसको कोरोना के नाम से
बोला गया। तो इसके लिए हमारे आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा बताया हमको कि इस काढ़े को आप प्रयोग कीजिए। देखिए, रोग हमारे शरीर में कब आते हैं? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता घट जाती है। उसके घटने के कई कारण हैं। निगेटिविटी से, हम जब निगेटिव विचार करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर रोगों का आना प्रारंभ हो जाता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता घट जाती है। जब व्यक्ति सकारात्मक होता है, अच्छा विचार करता है, अच्छा चिंतन करता है, अच्छा सोचता है, समाज के बारे में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखता है, तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है और हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो कोई भी किसी प्रकार रोग रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये सारी विधा हमको मिलती है योग के द्वारा। तो योग यदि हम अपनाएंगे योग को जीवन में, तो निश्चित हमारा कल्याण होगा और हम अपने में कुछ लोग पहचानते हैं, जानते हैं उसको, तो हमने वहां पर एक योग जैसी विधा को बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं वहां पर। तो आज वो बच्चे आंखों पर पट्टी बांध करके पढ़ सकते हैं और कोई भी किसी प्रकार का कलर लेकर आएंगे तो उस पर हाथ रख के बच्चे बताएंगे फला कलर है। और इतना ही नहीं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो गई है और वो लिखते भी हैं। आंख में पट्टी बांध करके बिल्कुल लाइन में लिखेंगे। आप सोच नहीं सकते कि आंख में पट्टी बांध करके व्यक्ति लाइन टू लाइन लिख सकता है क्या। तो ये सब चीजें योग से मिलती हैं। जब व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, जब हम अपने आप को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और हम बाहर की चीजों को भी जानने लगते हैं। क्योंकि जो इस प्रकृति में हो रहा है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो इस पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है। तो उसको जान लेता है योगी और जान करके इन चीजों को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारता है, फिर उन चीजों से बचने लगता है। तो जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है जो योग के द्वारा संपन्न होता है। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े भाई और बहनें हैं, वो अपने बच्चों को और खुद भी सुन योग को फॉलो करें, योग को अपनाएं। दूसरा जो हमारा विषय है आयुर्वेद। देखिए, आयुर्वेद में एक प्रकरण आता है, उसमें कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी थेरापियां हैं वो सब रोग आने के बाद में दवाई देने की बात करते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां शोध कर रही हैं हेपेटाइटिस के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर और हार्ट के लिए। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की बात करता है। अगर व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको आरोग्य प्रदान करता है। और कोई भी थेरापी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की बात करती हो। केवल हमारे ऋषियों ने ये उद्घोष किया, चरक और सुश्रुत ने, कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसका ये मार्ग है, और यदि आप बीमार हो गए हैं तो इस तरह से आप अपने आप को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। तो हमारी जो किचन है, मैं क्या करता हूँ, हमारी जो पाकशाला है ये अपने आप में एक ओरिजिनल है। हर वस्तु जिसने आयुर्वेद को पढ़ा है, जाना है, समझा है, वो जानता है कि आयुर्वेद की सारी वस्तुएं हमारे किचन के अंदर रखी हुई हैं। हमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हम आयुर्वेद का सारा वहां से ले सकते हैं और उससे अपना उपचार कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ लहसुन की, हम जो आहार करते हैं उसमें 6 रस होते हैं, लेकिन अकेले लहसुन के अंदर, गार्लिक में 5 रस हैं, आंवले के अंदर 5 रस होते हैं, छोटी हर्ड के अंदर, हरितकी में 5 रस होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनके अंदर इतना बड़ा भंडार है हमारी रसोई के अंदर। तो हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छा एक सोचा होगा कि हम अपनी इस किचन को एक आयुर्वेदशाला बनाएं ताकि व्यक्ति बीमार नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हम स्वाद के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं। मैंने स्लोगन बनाया था, स्वास्थ्य भी और स्वाद भी, हमने उसको उल्टा कर दिया। स्वाद को पहले ले गए, स्वास्थ्य को सेकंड कर दिया। तो यहाँ से हमारा रोगों का आना शुरू हो गया और आज हम बीमार हैं। तो ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा क्षेत्र है और भारत अपने आप में जड़ी बूटियों के विषय में जाना जाता है। आप किसी भी गांव में जाते हैं तो वहां पर आपको घरों में, आसपास में, जंगल में खड़ी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनसे उपचार कर लेते हैं। मैं भी कई बार घूमता हूँ देहात में, लोगों को परिचय कराता हूँ जड़ी बूटियों से। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इनका प्रयोग कीजिए। देखिए, आज जो बीमारियां फैल रही हैं देश के अंदर, पूरे विश्व की बात करता हूँ, आज व्यक्ति बीमारियों से बहुत कम मर रहे हैं, दवाओं के साइड इफेक्ट से ज्यादा मर रहे हैं। मेरे पास में बहुत रोगी आते हैं, बोले जी हमने बुखार की दवाई ली थी लेकिन हमारी किडनी खराब हो गई, मैंने दवाई ली थी सिर दर्द के लिए, मेरा लिवर इफेक्टिव हो गया। तो एक रोग को हम दूर करने की बात करते हैं और कई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं। तो यदि हम अपने किचन को स्वस्थ बनाएं और जो हमारे यहाँ पर जड़ी बूटियां उनका हम सहारा लें, तो मैं समझता हूँ कोई भी किसी प्रकार की बीमारी,
ऐसी नहीं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। लिकोड्रामा जैसी चीज है, जैसे एक पेड़ होता है शीशम का, शीशम पूरे भारत में पाई जाती है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, चाहे वो लिकोड्रामा ही क्यों ना हो, सबको ठीक करने का सामर्थ्य केवल शीशम के अंदर है। तो मैं चाहूंगा इतने भाई और बहनें यहाँ पर सुन रहे हैं, किसी को चर्म रोग की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का चर्म रोग है जिसको हमने कहा कि असाध्य है, जाएगा नहीं, एलोपैथी खाते खाते हम थक गए, शीशम के 6-7 पत्ते प्रतिदिन खाइए आप। दुनिया का कोई भी किसी प्रकार का चर्म रोग है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। और मेरा ये विषय है, मैं घूम घूम करके लोगों को बताता हूँ कि भाई आपके पास में चीजें खड़ी हैं, आप इनका प्रयोग कीजिए, इससे आपको आरोग्य मिलेगा। तो इस अवसर पर जो महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद का जो अध्ययन केंद्र यहाँ पर महात्मा गांधी केंद्र विश्वविद्यालय मोतिहारी में प्रारंभ किया गया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशी की बात है। और धन्यवाद के पात्र हमारे वीसी साहब, जिनको ये प्रेरणा हुई अंदर से कि भाई हमारे यहाँ पर हमारे छात्र और छात्राएं इस विषय को जाने और पढ़ें, तो जिससे उनके अंदर एक आरोग्य के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में एक जागृति हो और वो अपने आप में स्वयं स्वस्थ हो, और आने वाली हमारी पीढ़ियां या हमारे वाले जो बच्चे हैं आने वाले, उन सबको हम प्रेरणा दें ताकि हम हेल्दी और स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और वीसी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही शुभ कार्य किया है और ये कार्यक्रम आगे बढ़े, पूरे विश्व में जाना जाए हमारे विश्वविद्यालय इन कार्यों के लिए। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति। आपके आशीर्वाद से हम अत्यंत अनुग्रहित हैं। निश्चय ही योग एवं आयुर्वेद जितने प्राचीन विज्ञान है, उपयोग की दृष्टि से उतने ही नवीन है, नित्य विज्ञान इनको कहा जा सकता है। और स्वामी जी ने योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से न केवल शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य की बात की, अपितु समाज एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इस बात पर भी विशेष हमें आशीर्वाद प्रदान किया, उद्बोधन किया। और यह कार्य कहाँ से आरंभ होगा? यह रसोई से, अपने घर से आरंभ होगा। तो हम आपकी इन बातों को ध्यान रखेंगे और आगे अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करेंगे। अब मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम या कह लीजिए इस केंद्र के मार्गदर्शिता, किसी भी काम को पूरा जो सफल होने के लिए मैं मानता हूँ 3 चीजें आवश्यक हैं: एक उचित मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सत्संकल्प से युक्त उद्योग परिश्रम। वह तीनों ही चीजें हमारे माननीय कुलगुरु में एकत्र समाविष्ट हो जाती हैं। मैं अधिक न बोलता हुआ इस अध्यक्षीय भाषण के लिए, आज के विशेष रूप से उद्घाटन भाषण में भी कह सकता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ। श्रद्धेय कुलगुरु। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर हम सबको इस विषय में अपने प्रचुर अनुभव से ज्ञान सिक्त करने वाले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कर्मवीर जी, जिनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में शिक्षक के रूप में कई बार मिला। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रघुराम भट्ट जी, विश्वविद्यालय के मेरे अत्यंत सम्मानित शिक्षक साथियों, विद्यार्थी दोस्तों, और मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह और उनके विभाग के दोनों शिक्षक साथी जिनको ये दायित्व दिया गया, डॉक्टर श्याम कुमार झा और डॉक्टर विश्वेश, का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और एक केंद्र की संकल्पना को मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ किया। और जैसा इस कार्यक्रम के इस आज के प्रारंभिक वक्तव्यों में प्रतिध्वनित भी हुआ कि हम इस केंद्र को कोई एक भाषा का उपविभाग नहीं बना रहे हैं, ये संस्कृत विभाग का उपविभाग नहीं है, ये इसकी व्यापकता को समझने के लिए
मुझे लगता है आज दो जो हमारे अतिथि थे, रघुराम भट्ट जी और आदरणीय कर्मवीर जी, दोनों ने आयामों के विस्तार को भी रेखांकित किया। और जब स्वामी कर्मवीर जी ने कहा कि स्वस्थ को स्वस्थ रखना और आतुर के विकारों का प्रशमन करना यह आयुर्वेद कहता है। मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। हम राजनीति विज्ञान में कौटिल्य से भारत में राजनीति की परिभाषा पूछते हैं तो वो कहता है अलब्ध लब्धार्था लब्ध परिरक्षिणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी च। तो जो नहीं मिला है उसे प्राप्त करना, अलब्ध लब्धार्था, जो नहीं मिला है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे रक्षित रखना, जो रक्षित हो गया है उसे और बढ़ाना, और जो बढ़ गया है उसे पात्रों में वितरित करना। भारत की संपूर्ण परंपरा में, संपूर्ण ज्ञान परंपरा में आपको ये विचार मिलेगा। इसीलिए योग केवल चित्तवृत्ति निरोध नहीं है, और योग केवल कर्मसु कौशलम भी नहीं है, वो कर्म में कुशलता मात्र भी नहीं है। योग, ये संस्कृत के मुझसे अधिक जानने वाले सब लोग बैठे हुए हैं, धातु ही अपने आप में जोड़ने के अर्थ में, उसका काम ही जोड़ना है। और वो जोड़ सके तो ये योग का अध्ययन केंद्र संपूर्ण विश्वविद्यालय को नहीं, संपूर्ण समाज को, विश्व भर को हमारे विचारों से जोड़ सके, हमारी परंपरा से जोड़ सके, हमारे ज्ञान से जोड़ सके, और आज की आधुनिक समकालीन विश्व की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमारे पास जो उपचार उपलब्ध हैं उनसे जोड़ सके। कोरोना के पीरियड ने हम सबको बहुत कुछ ज्ञान दिया। एक ज्ञान ये भी दे दिया कि विश्व भर अब नमस्कार की मुद्रा सीख गया। उससे पहले हाथ मिलाने की मुद्रा को अब हमने त्याग दिया, ये भारत ने सिखा दिया। स्वामी जी ने कहा कि योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई मोदी जी ने। आपने देखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना ने इस नमस्कार की मुद्रा को पहचान दिला दी, हाथ न मिलाने को पहचान दिला दी। ये बेसिक मूलतः हमें समझना होगा कि भारत में आज राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था, और उसमें उन्होंने एक बात कही, आज ही उन्होंने कहा कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को भारत की परंपरा में जो श्रेष्ठ है उससे परिचित कराने की आवश्यकता है। तो भारत की परंपरा का श्रेष्ठ स्वरूप है योग और आयुर्वेद, जो विश्व भर के सामने जा सकता है। और इसको ऐसे समझने की बात भी है कि ये स्थान जहां हम खड़े हैं बिहार में, ये राजनीति की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, हर दृष्टि से भारत का केवल प्राच्य स्थान मात्र नहीं है, बहुत सारे विचारों का उद्गम स्थान मात्र नहीं है, बल्कि ये प्रतिबिंबन करता है संपूर्ण भारत का। तो इस विश्वविद्यालय में तो एक योग और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना आवश्यक ही थी। मुझे लगता है कि जिस मंतव्य से हमने इस केंद्र की स्थापना की है, उन मंतव्यों में यह विभाग, यह केंद्र सफल होगा। मैं निवेदन करूंगा इस केंद्र के समन्वयक और सह समन्वयक से कि वो अन्य विषयों के अनुशासनों के शिक्षकों, अध्येताओं, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों, समाज जीवन में जानकारी प्राप्त किए हुए मनुष्य, लोगों, नागरिकों, गांवों कस्बों में ऐसे लोग जिनके पास कोई उपाधियां नहीं है, कोई विधिवत विश्वविद्यालयों की उपाधियां नहीं है, लेकिन ज्ञान है समाज का, उन सब से संपर्क करें, उन सबको इससे संयुक्त करें, जोड़ें इस विभाग से, केंद्र से। और ये केंद्र अपने आप में ऐसा केंद्र बने कि आप केवल 21 जून को योग दिवस न मनाएं, केवल आयुर्वेद। मैं प्राय कहता हूं, हमने ये संयोग है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हमें कुछ दिन से मिली है कि हम इन सब पर बात कर रहे हैं। अन्यथा पहले, बहुत साल पहले भी विश्वविद्यालयों ने योगा डिपार्टमेंट खोले थे, हम योगा बोलते हैं। मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूं, विश्व पश्चिम जब हमें कुछ कहता है तो हम सीखने लगते हैं। कई बार ऐसा लग रहा है मुझे, जब अमेरिका के विश्वविद्यालयों में ये कहा जाएगा कि संस्कृता जरूरी है, तब हम संस्कृता पढ़ रहे होंगे। अभी हमें थोड़ा सा डर लगता है संस्कृता पढ़ने से। तो योगा से योग आ गया, संस्कृता से संस्कृत आए, आयुर्वेदा से आयुर्वेद आए, उससे पहले ही हमें सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है। कोरोना ने हमें सावधान भी किया है, सतर्क भी किया है, सजग भी किया है। ये समस्या बहुत बार, आपदा एक हमें अवसर दे गई है
मैं प्राय देख रहा हूं विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में इस आपदा ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक ऐसा अवसर दिया कि हम अपने विचार को, अपने विभागों को, अपने शिक्षकों को, अपने विद्यार्थियों को विश्व भर के सामने प्रस्तुत कर सके, ऑनलाइन माध्यमों से बहुत तीव्र गति से कर सके। ऐसे में यह हमारा केंद्र भी विश्व भर के सामने अकादमिक विश्व में अपनी एक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, अपना एक अनुभव प्राप्त करेगा, अपनी एक मान्यता प्राप्त करेगा और अपनी क्रियाशीलता से आगे बढ़ेगा। संस्कृत कहती है यह क्रियावान स पंडित, जो कार्य करता है वही विद्वान है, जो केवल बोलता है वो विद्वान नहीं है, वो कार्य रूप में भी उसे परिणित करेगा। हम जिस व्यक्ति के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थित है, महात्मा गांधी, उनके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, उनकी विशिष्टता, विलक्षणता इसी में है कि जो वो सोचते थे उसे कार्य रूप में भी करते थे। तो हमारा ये केंद्र कार्य रूप में योग के विषय को, आयुर्वेद के विषय को न केवल फैलाएगा, न केवल विस्तार देगा, न केवल संचरित करेगा, सब में अपने स्वयं में भी एक ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित होने का प्रयत्न करेगा कि वहां श्रेष्ठ अनुसंधान हो रहा है, श्रेष्ठ प्रायोगिक क्रियाएं हो रही हैं। आप सबको एक बार पुनः इस केंद्र के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 धन्यवाद कुलगुरु महोदय। निश्चय ही आपके इस मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से हम लोग भी विद्वान बनने का प्रयास करेंगे और मैं अपने सब केंद्र की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा जो ये पथ प्रदर्शित किया गया है, इस पर चलकर हम इस केंद्र को आपके संकल्पों के अनुसार वहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे जिस तरह की आपकी पूरी संकल्पना है, परिकल्पना है। अब मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे ही विभाग के सह आचार्य डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वेश जी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र के इस उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित ऑनलाइन पटल के द्वारा और ऑफलाइन पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, हम सबके आदरणीय, हम सबके प्राण तत्व प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा सर, मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन पटल के द्वारा हमसे जुड़े हुए स्वामी कर्मवीर जी महाराज, संस्थापक महर्षि पतंजलि अंतरराष्ट्रीय योग विद्यापीठ पुरकाजी मुजफ्फरनगर, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबसे जुड़े हुए डॉक्टर रघुराम भट्ट जी, निदेशक स्नातकोत्तर अध्ययन सुश्रुत आयुर्वेदिक महाविद्यालय बेंगलोर, तथा इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, विद्यार्थी, शोधार्थी, आप सभी को तहे दिल से हार्दिक प्रणाम करते हुए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के पहले क्रम में मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य संजीव कुमार शर्मा सर का तहे दिल से हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। सर की दूरदर्शिता को मैं इस्तेकबाल करता हूँ, सर की दूरदर्शिता को मैं सलाम करता हूँ। सर ने भारतीय ज्ञान परंपरा में जो योग एवं आयुर्वेद का रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य के वैज्ञानिक तत्व को हम सबके बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास का यह प्रतिफल है कि आज हमारे विश्वविद्यालय में महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र उभर कर सामने आया है। मैं निश्चित रूप से सर की जो खाका है, सर का जो ये विचार है, यह विचार निश्चित रूप से न केवल भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा में अपितु विश्व की ज्ञान परंपरा में वह एक आदर्श के रूप में लोगों के समक्ष उपस्थित होगा, जिसमें हम सभी सहयोगी होंगे, सहभागी होंगे। सर ने स्वयं कहा कि योग जो है सिर्फ युजिर संयमने या युजिर समाधान नहीं है, युजिर योगे भी है, अर्थात योग सबको जोड़ता है। इसी जोड़ने के क्रम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साक्षात्कार किया जा सकता है। यही इस जोड़ने के क्रम में ही हम जो है जो निरामय हो सकते हैं, रोगों से निरामय हो सकते हैं, हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किए, हम सबके बीच में सर का अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ। हम सब निश्चित रूप से
बहुत ही सर के कार्तज्ञ हैं। मैं महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से मैं सर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी कर्मजी महाराज, संस्थापक महर्षि पतंजलि अंतरराष्ट्रीय योग विद्यापीठ का उद्बोधन हुआ। सर के अभिभाषण से हम लोगों ने यह जाना कि योग साधन है, योग साध्य नहीं है। योग निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन है, योग अभ्युदय की प्राप्ति का साधन है। और यही नहीं, सर ने हमको बताया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कैसे शीशम के पत्ते से चर्म रोगों का इलाज हो सकता है। सर ने सर के इस अभिभाषण से, उनके ज्ञान रूपी इस गंगा से स्नान करके हम सभी उत्प्रोत हुए। सर को मैं महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र की तरफ से, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से भूरि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हम सबके बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रघुराम भट्टवर्या, निदेशक स्नातकोत्तर अध्ययन सुश्रुत आयुर्वेदिक महाविद्यालय बेंगलुरुतः विराजमानाः वर्तन्ते। आचार्यवर्याणां वैदुषिपूर्ण व्याख्यानेन वयं सर्वे कृतकृत्याः अभूवम्। आचार्यवर्याणां वैदुषिपूर्ण व्याख्यानेन वयं ज्ञातवन्तः आयुर्वेदस्य पंचभौतिका सिद्धान्ताः। कथम आयुर्वेदस्य पांचभौतिका सिद्धान्ताः न केवलं प्राचीन काले अपि वर्तमान काले अपि अत्यन्तं युक्तियुक्ताः सिद्धान्ताः वर्तन्ते। अतएव आचार्यवर्याणां द्वितीयं वैदुषिपूर्ण व्याख्यानम् एवम् आसीत्। आयुर्वेद विभागस्य आचार्यवर्याणां कल्पना वर्तते, वयम् अवश्यमेव साक्षात्कारं कुर्मः। आचार्यवर्याणाम् उक्तिः वर्तते, आयुर्वेदः न केवलम् एकं पृथक् शास्त्रम् अस्ति, अपि तु आयुर्वेदः एका अस्माकीना पद्धतिः वर्तते। आयुर्वेद is a way of life, it is not a separate discipline. Sir, you have enlightened us. On behalf of Mahasi Patanjali Yoga and Ayurveda Study Center, on behalf of Mahatma Gandhi Central University Motihari Bihar, and on my own behalf, I extend my sincere gratitude, love and affection towards you, sir. इसी क्रम में इस सभागार में उपस्थित DSW महोदय, प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर की गरिमा में उपस्थिति हम सबको कुछ नया करने के लिए, अकादमिक कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है। हमारे OSD प्रशासन सर प्रोफेसर राजीव कुमार सर हम सबके बीच में हैं, प्रोफेसर ब्रजेश पांडे सर हम सबके बीच में हैं, प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता सर हैं, ऑनलाइन माध्यम से प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम सर जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर आर प्राणपाल सर हैं, प्रोफेसर श्रीश मिश्रा सर हैं, प्रोफेसर सुनील महावर जी हैं, सुजीत कुमार चौधरी जी हैं, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी हैं, डॉक्टर प्रशांत कुमार जी हैं, डॉक्टर परमात्मा कुमार मिश्र, डॉक्टर दिनेश व्यास जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर श्री ओम प्रकाश गुप्त सर, डॉक्टर अनुपम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, डॉक्टर उमेश पात्रा सर, और यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित सारे आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्य, कर्मचारीगण तथा ऑनलाइन पटल के माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वत जन, छात्रों और शोधार्थियों, आप सभी को महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक कृतज्ञता वितरित करता हूँ। कृतज्ञ ज्ञापन करता सर। Sahana madam, I extend my hearty thankful to you. Your gracious presence will always inspire us to do the new academic things, new thoughts, and to maintain the academic environment in Mahatma Gandhi Central University. यही नहीं, यह कार्यक्रम बिना हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह के गत्यात्मक प्रयास के बिना संभव नहीं है। प्रसून दत्त सिंह को मैं सलाम करता हूं, मैं इस्तेकबाल करता हूं, उनकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। सर तुरंत ही ऑन स्पॉट ही कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और हम सबको कहते हैं अनिल जी इसको पूरा करना है। हम सब लग जाते हैं सर के साथ, एक बानरी सेना की तरह। इसलिए मैं बिना विचारे, बिना उस पर मंथन किए, बिना इफ एंड बट किए, सर ने कहा है तो निश्चित रूप से इसका कोई बृहद प्रयास होगा, इसमें कोई बृहद दर्शन छिपा होगा। इसीलिए हम लोग समर्पण भाव से सर के साथ लगे होते हैं। मैं
विभागाध्यक्ष अपने प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह सर को मैं इस पटल से हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र के समन्वयक हमारे अग्रज सह आचार्य डॉक्टर श्याम कुमार झा सर का, सह समन्वयक हमारे डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी का, तथा जो छुपे रहते हैं अदर्शनम लोपा एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, मीन्स लोप तो रहते हैं लेकिन तस्य प्रसक्ति वर्तते अत्र। तो हमारे डॉक्टर बबलू पाल जी, हमारे श्रीमान विश्वजीत बर्मन जी, बिना इनके कोई काम नहीं हो सकता है, सामने नहीं आएंगे, लेकिन इनका बहुत ही योगदान होता है ऐसे कार्यक्रम को करने में। इसलिए मैं अपने सभी सहयोगियों को इस महर्षि पतंजलि योग एवं आयुर्वेद अध्ययन केंद्र की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। एक विनती इस अगस्त गैदरिंग में कहना चाहता हूं सर कि हम लोग जानते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि आनतो वस्मि। हमारे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में योगेन चित्तस्य अर्थात योग केंद्र की स्थापना हो गई, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन आयुर्वेद केंद्र की स्थापना हो गई है, पदेन वाचाम अभी रहा हुआ है। माने हमारी इंडियन सेंटर, हम कहना चाहते हैं कि सेंटर फॉर इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन की भी स्थापना हो जाए, क्योंकि हमारी भाषा विज्ञान की परंपरा न केवल संस्कृत के क्षेत्र में अपितु संगणकीय भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में वह युक्त है। बहुत सारे हमारे मित्र जो है सीडेक कोलकाता, सीडेक पुणे, माइक्रोसॉफ्ट में इस समय संस्कृत पढ़कर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को पढ़ करके वो जॉब प्राप्त कर चुके हैं। भाषा विज्ञान की अगर आप परंपरा देखें, यह परंपरा वेद से प्रारंभ होती है, जब वहां पर प्रकृति पाठ और विकृति पाठ दिखाई देता है। प्रकृति पाठ जहां संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ है, वहीं विकृति पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, माला पाठ, शिखा, ध्वजा, रथ और दंड पाठ है। इस तरह से जो भाषा विज्ञान के द्वारा वेद को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। वेदांग में भी अगर हम देखें तो शिक्षा को देखें, चाहे निरुक्त को देखें, चाहे व्याकरण को देखें, और इसी तरह से चाहे हम जो है व्याकरण के अलावा जो है चाहे हम छंद को देखें, 6 वेदांग में 4 वेदांग जो है वह भाषा विज्ञान के लिए हैं, बाकी कल्प और ज्योतिष जो है वो मैथमेटिक्स के लिए है। भाषा विज्ञान की बहुत बड़ी परंपरा हमारे यहाँ दिखाई देती है। अष्टाध्यायी में भी देखें कि पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधार बना करके 2 परंपरा दिखाई देती है, एक लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन आता है, एक पेडागोगिकल ट्रेडिशन आता है। लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन में जो है अष्टाध्यायी पर कार्तिक और काशिका और महाभाष्य जैसे ग्रंथ लिखे गए, वहीं पेडागोगिकल ट्रेडिशन पे जो है विज्ञान भिक्षु का धर्मावतार और रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी और वरदाचार्य का अलग सिद्धांत कौमुदी और नागेश भट्ट का परम मंजूषा जैसे ग्रंथ दिखाई देते हैं। इस तरह से भाषा विज्ञान की पूरी परंपरा हमारे यहाँ दिखाई देती है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा जो परिष्कृत और परिमार्जित हो, क्योंकि उसमें जो भी कंटेंट अंतर्निहित होगा वह निश्चित रूप से जो है वह बहुत ही यथावत होगा, क्योंकि अगर भाषा शुद्ध होगी, परिष्कृत और परिमार्जित होगी तो उसमें अंतर्निहित जो भी कंटेंट होंगे वह भी यथावत रहेंगे। इसलिए भाषा विज्ञान को ध्यान में रख करके एक भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा विज्ञान केंद्र की स्थापना करने की आवश्यकता है सर। नव न्याय की परंपरा भी वही भाषा विज्ञान को आगे बढ़ाती है, जो 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक पूरा संस्कृत का जो भी शास्त्रीय परंपरा है वह नव न्याय भाषा में दिखाई देता है। और नव न्याय भाषा वह संस्कृत की एक विशिष्ट भाषा है जो निश्चित रूप से न केवल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए हमारा भारतीय जो भाषा का ज्ञान विज्ञान परंपरा है उसको और अधिक सिस्टमेटिकली लाने के लिए अत्यंत ही सहायक होगा। इसलिए मैं माननीय कुलपति महोदय से मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं इस पटल पर इस सर भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना करें, जिससे जो है हमारा जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा हो वो और अधिक परिष्कृत और परिमार्जित होकर के लोगों के समक्ष उपस्थित हो सके। इसी तरह से एक बार पुनः आप सभी को पुनः हार्दिक कृतज्ञता और धन्यवाद अर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। देखो भी ऐसा है ये मेरा अभ्यास नहीं है कि मुझे कुछ कहा जाए और मैं रिएक्ट करूं कभी भी, लेकिन कुछ संयोग ऐसा हो रहा है कि जो सोचा गया है वो कर दिया गया है। आज यहाँ इस कार्यक्रम में आने से पहले ही महर्षि पाणिनि ज्ञान वांग्मय केंद्र की स्थापना का निर्णय में ले चुका हूं।
नामकरण भी कर चुका। जो आपने सोचा है वो मैं करके आ रहा हूँ। अभी यह योग सिद्ध होता है, योग कर्मसु कौशलम। इस विस्तृत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कार्यक्रम के अंत में मैं अनुमति चाहूंगा हमारे कुलगुरु महोदय से कि राष्ट्रगान से पूर्व एक शांति मंत्र अथवा इस केंद्र के लिए जो हम संकल्प मंत्र कह सकते हैं उसका उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग आप लोग उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अच्छा, कुछ आप सभी से अनुरोध है कि कृपया 5 मिनट के लिए सुनील सर